हेलो। सो ये वीडियो में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में और उसकी डिस्कवरी के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो एक एक्सपेरिमेंट था जिसे हम लोग ने फर्स्ट यूनिट के स्टार्टिंग में देखा था कि क्वांटम मैकेनिक्स जैसा सब्जेक्ट स्टार्ट होने के पीछे कहीं ना कहीं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट था, जिसके कंक्लूजन के साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया था। मैक्स प्लैंक ने जैसे रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। लेकिन हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ब्लैक बॉडी, और सारी चीज़ें बेसिक से एकदम लर्न करेंगे। पहली चीज़ है ब्लैक बॉडी क्या होती है, रेडिएशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। देखो, कोई भी चीज़ रेडिएशन क्या है। रेडिएशन अगर फॉर एग्जांपल एक कोई तो ऑब्जेक्ट है, ओके, वो एक एनर्जी को रिलीज करता है, ओके, और ये एनर्जी एक फोटोन के फॉर्म में रहती है, जिसकी वेवलेंथ कुछ भी हो सकती है, गामा रे हो सकती है, एक्सरे हो सकती है, विजिबल लाइट में हो सकती है। तो उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज रिलीजिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ क्वांटा ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स उस टाइम थे ही नहीं, बल्कि एक हीट ऐसा समझो, ग्लो कर रहा है, विजिबल लाइट में आ रहा है, इनविजिबल लाइट में आ रहा है, कुछ तो हम लोग को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उस ऑब्जेक्ट के वजह से। क्यों? ये रेडिएशन कब होता है? जब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंड के टेम्परेचर से, सो ये टेम्परेचर है ए है और ये टेम्परेचर बी है। अगर सराउंड के टेम्परेचर से वो ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर ज़्यादा रहेगी तो वो ऑब्जेक्ट कुछ हीट छोड़ना स्टार्ट कर देगा सराउंडिंग को, बराबर। जैसे मैंने एक गर्म ग्लास अगर लिया, गर्म पानी है, गर्म पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सराउंडिंग से, तो वो गर्म पानी धीरे धीरे हीट छोड़ना स्टार्ट करेगा, वो रेडिएशन छोड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी ब्लैक बॉडी क्या रहती है? जैसे अगर फॉर एग्जांपल सन की लाइट है, एक ऑब्जेक्ट है, ओके, अगर और सन है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और उसकी तरफ से अगर लाइट आती है तो तीन पॉसिबिलिटीज है वो ऑब्जेक्ट से वो लाइट का होना। एक तो वो लाइट उससे रिफ्लेक्ट करेगी, बराबर, या फिर वो ट्रांसमिट करेगी, या फिर उसके अंदर ही ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, बराबर। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है वो लाइट की, बराबर, या फिर वो एनर्जी की हम लोग बोल सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है, ऑब्जेक्ट टू एब्जॉर्ब 100% of light slash energy falling on it, उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एक ऐसी बॉडी जो 100% पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है उसके ऊपर गिरने वाली। और इसके वजह से क्या होगा पता है? ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके। और जैसे ये टेम्परेचर, अगर ये ब्लैक बॉडी ने लाइट अब्जॉर्ब कर ली, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, और वो टेम्परेचर से, रूम टेम्परेचर से अगर ज़्यादा रहेगा, बराबर, तो जैसे मैंने कहा कि रेडिएट करना चालू कर देगा, बराबर, तो क्या करेगा? ये लाइट छोड़ना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे सन नहीं रहेगा तो भी उसने एब्जॉर्ब करके खुद के अंदर रखा है लाइट, वो अभी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक ब्लैक बॉडी ने जो लाइट जो खुद ने अब्जॉर्ब की थी वो छोड़ दी उसने, टेम्परेचर उसका सराउंडिंग से ज़्यादा होने के बाद, उसको ब्लैक बॉडी से रेडिएशन कहते हैं। और ये खाली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कर सकती है क्या? नॉट नेसेसरी, कोई भी चीज़ कर सकती है। जैसे मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्रीज है, बराबर, ये 37 डिग्री है मेरी बॉडी का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कम है, 23 डिग्रीज है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी बॉडी इस रूम में हीट रेडिएट कर रही है, वो मेरे को दिखेगा नहीं। लेकिन आप अगर इंफ्रारेड कैमरा यूज करोगे
तो आपको वो हीट मेरी बॉडी से निकलती हुई दिखेगी सराउंडिंग से ज़्यादा। स्नेक्स वगैरह को, बैट्स को, सॉरी बैट्स नहीं, स्नेक्स को, जैसे लिजर्ड रहता है या फिर कुछ फ्रॉग्स पे रहता है, उनको इंफ्रारेड में दिखाई देता है, तो हीट वो देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो मेरी बॉडी भी अभी रेडिएट कर रही है, वो एनर्जी को क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मेरी बॉडी ब्लैक नहीं है फिर भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसको कहेंगे, डिपेंडिंग ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, सो हर बॉडी ब्लैक बॉडी है, मेरी बॉडी भी ब्लैक बॉडी है, ग्लास भी ब्लैक बॉडी है, जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है वो बॉडी रेडिएशन छोड़ती रहेगी। ओके, अभी कुछ टर्म्स है, कुछ डेफिनेशन है जो हम लोग को याद होने चाहिए। एक तो टोटल एनर्जी डेंसिटी को देखा जाता है, टोटल एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यू बोला गया है। ओके, ये क्या है यू? टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट एनी पॉइंट इज द टोटल रेडिएंट एनर्जी, मतलब जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम अराउंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द वेवलेंथ, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है जूल। सो इसको हम लोग किस तरीके से यूज में, जूल मीटर क्यूब इनवर्स। ओके, क्योंकि वॉल्यूम क्या है ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। एनर्जी, टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अराउंड ऑल द वेवलेंथ्स, मतलब सारी वेवलेंथ्स के ऊपर कितना है ये टोटल हो जाता है, इसको हम लोग टोटल कह देते हैं। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी क्या है? स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी को यू लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेम है, क्यू वी सेम है, लेकिन पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए है, मतलब कोई भी लैम्बडा नहीं चलेगा यहाँ पे, कोई भी हीट एनर्जी नहीं चलेगी, पर्टिकुलर रेंज है लैम्बडा की। समझो अगर ये रेंज रहती, अगर ये रेंज रहती समझो लैम्बडा टू लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, इसे एक स्मॉल रेंज रहती, तो ये किस तरीके से लिख देते हैं हम लोग, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ओके, लैम्बडा के ऊपर डिपेंड करती है इसके एनर्जी वैल्यू। ओके, इस तरीके से ये डी लैम्बडा है, ध्यान से। ओके, सो ये लैम्बडा की एक पर्टिकुलर रेंज, मतलब वेवलेंथ की एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर रिप्रेजेंट। ओके, इसको हम लोग स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। फिर एमिसिव पावर बोला गया। एमिसिव पावर क्या है? एमिसिव पावर में पावर क्या रहती है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओके, एनर्जी, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो, ये सारी चीजें। तो पावर का यहाँ पे एमिसिव पावर का क्या डेफिनेशन है? रेडिएंट एनर्जी, मतलब Q अपॉन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सरफेस एरिया, वहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो पर यूनिट एरिया और टाइम T, ये दोनों चीजें हैं। और फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ है तो एमिसिव पावर दोनों के लिए ऐसा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ई लैम्बडा यूज करते हैं, स्मॉल ई लैम्बडा। ओके, ये होता है एमिसिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर सेम है, खाली यहाँ पे एनर्जी छोड़ी नहीं जा रही है, एमिसिव में छोड़ी जाती है, इमिट कर रही है, एब्जॉर्ब में एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन इसका फॉर्मूला सेम रहता है। इसको एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर को ए लैम्बडा यूज करते हैं, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन आपको बस डेफिनेशंस थोड़े से पता रहने चाहिए, हम लोग ने इसलिए किया। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको एकदम डिटेल में ध्यान में नहीं रखने का, ये खाली बैकग्राउंड में क्रिएट कर रहा हूँ सो दैट आप आगे की चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें। फिर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को जानेंगे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था लमर और प्रिंगजम ने। ओके, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था कोई भी ब्लैक बॉडी के रेडिएशन कैसे छोड़ी जाती है। अभी ब्लैक बॉडी कैसे रहती है, कैसे डिजाइन किया था, देखो ध्यान से। उन्होंने एक ऐसा स्पीयर लिया था, ये मैं 2D में दिखा रहा हूँ तो सर्कल है, लेकिन एक स्पीयर निकाला गया था। ये स्पीयर के इनर सर्कल पे कॉपर ब्लैक करके एक मटेरियल है जो 99% कार्बन ब्लैक करके है, जो 99% लाइट को ऑब्जर्व करता है। कितना? 99% कोटिंग ऑफ कार्बन ब्लैक, 99% एब्जॉर्ब करता है। ओके, ऐसा उसका स्पीयर बनाया और स्पीयर को एक छोटा सा होल था। ओके, क्या है, एक स्मॉल होल है उस स्पीयर के बीच में, सो दैट उसको पहले स्टार्टिंग में क्या किया, उसके अंदर लाइट छोड़ी गई। ओके, और यहाँ पे एक ऐसा
एक उभराव था जहां पे लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा, सो दैट लाइट यहाँ पे सारी एब्जॉर्ब ना हो, बराबर, यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब ने हम लोग को पूरा ये पूरा रीजन एब्जॉर्ब करने का। तो क्या होता था कि ये जो लाइट आती थी वो यहाँ पे टकरा के 99% यहाँ पे एब्जॉर्ब होके यहाँ पे चली जाती थी, फिर यहाँ पे 99% ऑब्जर्व होके यहाँ पे चली गई, फिर यहाँ पे 99% ऑब्जर्व होके और पतली हो जाएगी और ऐसी चली जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे, मतलब ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरे मैक्सिमम इस लाइट को एब्जॉर्ब करते रहता है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप था एब्जॉर्प्शन का। ओके, फिर इस ढक्कन को बंद कर दिया गया, ऐसा समझो, और फिर इसको अलाउ किया गया कि फिर हम लोग ने लाइट का सोर्स जो है वो निकाल दिया। ओके, लाइट के सोर्स को निकाल दिया। अभी इसने पूरा लाइट एब्जॉर्ब करके रखा है, बराबर, मतलब क्या करेगा ये अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये लाइट एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा लाइट की जगह पे। ओके, तो अभी ये रेडिएशन एमिट कर रहा है ऑल डायरेक्शन फ्रॉम दिस होल, रेडिएशन एमिट कर रहा है। इसको हम लोग इस रेडिएशन को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, करेक्ट। ओके, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ गया रहेगा। तो ये जो टेम्परेचर, ये रेडिएशन जो एजिट हो रही है वो इस स्फीयर के इसके मुंह के यहाँ पे रखी है। ओके, ये क्या है, ये ब्लैक बॉडी है और इसका यहाँ पे स्लिट रखा गया है। इस स्लिट से ये पूरी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी। ओके, क्योंकि एक ही इससे निकल रहा है तो वो लाइट स्प्रेड आउट होने के चांसेस है डायफ्रैक्शन की वजह से। आपको पता है डायफ्रैक्शन क्या है, इसलिए यहाँ पे एक मिरर रखा गया। जब मिरर से वो लाइट जो भी डायफ्रैक्ट हो रही है वो पैरेलली ट्रैवल करे एक प्रिज्म के ऊपर। ये प्रिज्म किसके ऊपर है, प्रिज्म एक स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर है। ये क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर। अगर आपने लैब में कभी स्पेक्ट्रोमीटर हैंडल किया तो वो ऐसा रहता है जहाँ पे हम लोग उसको अलग अलग एंगल पे रोटेट करते हैं प्रिज्म को, और फिर हम लोग वो टेलीस्कोप कॉल्यूमिनेटर और उसका टेलीस्कोप रहता है जिससे हम लोग अलग अलग वेवलेंथ में लाइट को देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर एक प्रिज्म रखा गया है जो पैरेलल लाइट को बेंड करता है। ओके, ये बेंडिंग खाली होती नहीं है यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग वेवलेंथ, क्योंकि प्रिज्म के अंदर मीडियम चेंज हो जाता है तो लाइट की अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है, इसकी वजह से हर एक वेवलेंथ सेपरेट आउट होना चालू हो जाती है, बराबर। तो अलग अलग वेवलेंथ सेपरेट आउट होना चालू हो जाती है और फिर ये जो मिरर है वो सिमिलर टाइप की वेवलेंथ को एक साथ करेगा। मतलब यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे भी रेड होनी चाहिए, इसे ऐसे हर एक वेवलेंथ को किए जाएगा। मतलब यहाँ पे सारी चीजें इजेक्ट होगी। समझ में आ रहा है कि आपको, कि यहाँ पे खाली ये एक लाइन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान से सुनो, लेकिन इजेक्ट होते वक्त सारी वेवलेंथ बाहर निकलेगी। सन, जैसे सन अगर लाइट एमिट करता है तो वो सन की तरफ से जो लाइट एमिट हो रही है वो सारे वेवलेंथ के साथ आती है, उसमें एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, सब लाइट्स है। तो ये सब लाइट्स होगी, हर चीज अलग अलग उसके पैरेलल जाएगी। और फिर यहाँ पे कॉल्यूमिनेटर, ये बोलोमीटर है। यहाँ पे बोलोमीटर क्या रहता है, बोलोमीटर इस तरीके का सेटअप रहता है कि एक रेजिस्टेंस रहता है जो व्हीटस्टोन टाइप के अरेंजमेंट में रहता है। अगर आपने 12th में व्हीटस्टोन ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पे जो अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो इसका जो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग है वो 0 आ जाती है जब व्हीटस्टोन अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस बैलेंस्ड रहते हैं, R1, R2, R3, R4 ऐसे। और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, ये रेजिस्टेंस ऐसे मटेरियल से बना रहता है कि ये बहुत लाइट सेंसिटिव रहता है। थोड़ी सी भी लाइट अगर पड़ेगी उसके ऊपर तो वो उसका टेम्परेचर या फिर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, ऐसा वो ऑब्जेक्ट रहता है बोलोमीटर का। और फिर ये व्हीटस्टोन के अरेंजमेंट में गैल्वेनोमीटर जो रहता है वो अपना डिफ्लेक्शन से बता देता है कौन सी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, ठीक है। तो ऐसा एक पूरा सेटअप रहता है, नीचे आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाया रहेगा सेटअप का। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट कैरी किया गया। सो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट के लिए अलग अलग गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखने को मिली, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन से लाइट में कितनी इंटेंसिटी आ रही है। और जो ग्राफ प्लॉट किया, वो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया है, ग्राफ अगर आपने, ये हम लोग आगे देखेंगे इस ग्राफ को,
देखो ये ग्राफ प्लॉट किया ई लैम्बडा से, जो हम लोग बोलेंगे इसको एमिटेंस। ओके, सॉरी, इसको हम लोग कहेंगे एमिटेंस। अभी एमिटेंस कुछ नहीं है, बस एक एनर्जी डेंसिटी ही है ये, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं इसको, स्पेक्ट्रल, इट इज नथिंग बट स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी नहीं है, वॉल्यूम के यहाँ पे चिंता नहीं है, तो स्पेक्ट्रल एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए है। ओके, वेवलेंथ का रेंज है ये, इसलिए हम लोग ने इसको ई लैम्बडा से लिया। देखो आपको ये ध्यान में रखने का रिलेशनशिप जो आपको बाद में भी काम आएगा, कि जो एमिटेंस है एनर्जी पर्टिकुलर लैम्बडा के लिए, ओके, वो और जो हम लोग ने स्पेक्ट्रम निकाला था, जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, इसका रिलेशनशिप ऐसा रहता है। ओके, ये क्या है, एनर्जी, स्पेक्ट्रल एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर एनर्जी फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ। और यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ प्लॉट की गई या फिर एनर्जी प्लॉट की गई, ठीक है। और फिर ये एनर्जी का ग्राफ किस तरीके से आता है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे आता है, आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का कर्व देखने को मिलेगा। इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है मतलब स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है, एक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम आता है, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू रहती है, जहाँ पे पीक हो जाता है फिर वापस से कम हो जाता है। एट गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन increases with the increase of wavelength and becomes maximum at particular wavelength, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, मैक्सिमम हो जाता है, और फर्दर इंक्रीज करोगे वेवलेंथ को तो इंटेंसिटी घटती जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विथ एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज ए डिक्रीज इन लैम्बडा एम, मतलब टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाओगे तो लैम्बडा एम, जो लैम्बडा एम क्या है, जो मैक्सिमम पीक है ना, इसको लैम्बडा एम कहते हैं, ये जो वैल्यूज है इसको लैम्बडा एम कहते हैं। ओके, सो जैसे आप लैम्बडा एम की टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो आप टेम्परेचर बढ़ रहा है 900 के, 1100 के, 1300, तो वैसे ही लैम्बडा एम की वैल्यू कम कम होती जा रही है, मतलब या इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक चीज क्या बताई गई है कि लैम्बडा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लैम्बडा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग एक कांस्टेंट लैम्बडा एम इंटू टी इज कांस्टेंट बताया गया है, ये ऑब्जर्व करके, इसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन में ही पता चल गया था कि जो पीक है लैम्बडा का और टेम्परेचर जो है उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट वैल्यू आती है हर बार। कौन से भी टेम्परेचर ले लो, कौन से भी वेवलेंथ या फिर कौन से भी ब्लैक बॉडी ले लो, उसके अगर एनर्जी एमिटेंस का अगर प्लॉट करेंगे एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का, तो हम लोग को इसी ग्राफ आएगा। फिर उसका एक ऑब्जर्वेशन का, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज इंक्रीज इन एनर्जी एमिशन फॉर ऑल वेवलेंथ्स। यस, एनर्जी भी बढ़ जाती है। एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी फॉर द पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब अगर हम लोग टोटल एनर्जी निकालने को जाएंगे तो उसकी एरिया अंडर कर्व निकालनी पड़ेगी, सो ई लैम्बडा बाई डी एल ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये ई लैम्बडा ये फंक्शन है ना, जैसे हम लोग नॉर्मली इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स करते हैं ना, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है और जी एफ एक्स यहाँ पे रहता है, तो एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इस रीजन में ए टू बी में, यहाँ पे भी ए टू बी ऐसे, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ई लैम्बडा बाई डी लैम्बडा, ठीक है। ये क्या हो जाती है, टोटल एनर्जी हो जाती है, टोटल। ओके, फिर ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, और एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है, द एरिया इज डायरेक्टली एरिया अंडर कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब ये जो ई टी अगर निकालोगे टोटल टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई टू द टी पावर, और इसका जो फॉर्मूला रहता है ई एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टीफन, ये स्टीफन लॉ है, और इसको बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, लेकिन हम लोग बस इतना ही ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन है लैम्बडा को, तो आपको एक्सपेरिमेंट कैसे सेटअप किया और कैसे वो एक्सप्लेन किया इस कर्व को, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में आ सकती है, तो आपको ध्यान में रखने का, ओके।
अभी हम लोग जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट रॉ है उसको ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में, और फिर आगे वीडियो में हम लोग बाकी के डिस्ट्रीब्यूशंस को भी देखेंगे। देखो ये कर्व किस प्रकार आता है, ये एक्सप्लेन मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज प्रपोज की गई थी। तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ तो ऑब्जर्व था ही, ऑब्वियस था ही, क्योंकि सबको पता चल गया था कि जो पीक है वो पीक शिफ्ट होता है टेम्परेचर जैसे बढ़ाता है, और जो पीक का जो टेम्परेचर और वेवलेंथ का मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसको वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट भी दिया था। ये वेन्स ने ही फाइंड आउट करके प्रूव भी कर दिया था। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हम लोग वेन्स ने एक और फिर ट्राई की कि आप वेन्स को बोला गया था कि आप एक्सप्लेन करो इस कर्व को। तो वेन ने अपनी जो जो उस टाइम पे जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, ओके, उसके हिसाब से उसने ये बताया कि जो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी कंटेन्ड इन द स्पेक्ट्रल रीजन of lambda into d lambda is given as e lambda into d lambda. It is emitted by the black body at temperature T. मतलब वही है चीजें ई लैम्बडा बाई डी लैम्बडा बताने की कोशिश की, और उसका जो फॉर्मूला उसने दिया, एनर्जी, थर्मल एनर्जी फॉर पर्टिकुलर रेंज ऑफ डी लैम्बडा, ओके, इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्बडा बाई 5 एफ लैम्बडा टी डी लैम्बडा, ये उसने बताया गया, जहाँ पे एफ कोई तो फंक्शन है लैम्बडा टी का जो प्रोडक्ट है, ओके, और उसने ये फंक्शन दिखाया गया। ओके, अभी ये कैसे आया, क्यों आया, ये भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आप कहीं पे भी नोट्स में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको एक आइडिया होनी चाहिए कैसे उसने निकाला। देखो हम लोग ध्यान से देखेंगे स्टार्टिंग से। तो ब्लैक बॉडी थी, बराबर। ब्लैक बॉडी क्या होती है, अगर कोई बॉडी है ब्लैक बॉडी, उसका जो अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था ई लैम्बडा डी लैम्बडा, एक जो एनर्जी एनर्जी इमेसिव पावर है या फिर एनर्जी फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेक्ट्रल एनर्जी से, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी से। ये डेंसिटी में क्या होता है, देखो एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी में इतना ही फर्क है कि एनर्जी में खाली एनर्जी रहती है, एनर्जी डेंसिटी में क्या रहती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूजुअली हम लोग दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। एनर्जी एनर्जी डेंसिटी है, और डी लैम्बडा, ये प्रोपोर्शनल है दोनों चीजें। ओके, अभी कोई भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, मतलब अंदरूनी एनर्जी उसकी, ये ब्लैक बॉडी के अंदर की पूरी एनर्जी को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर ये पूरे ब्लैक बॉडी की अगर ये स्पीयर है, ओके, तो इसका कोई तो वॉल्यूम रहेगा, बराबर। तो ये जो इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला टेम्परेचर है यू, या फिर टोटल, उसको हम लोग डी लैम्बडा ई लैम्बडा, ये तो एनर्जी डेंसिटी है ना। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो गई, तो इसको हम लोग v से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को पूरा इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है रेडिएशन। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो एनर्जी एजेक्ट होने वाली थी इस होल से, और क्योंकि ये एनर्जी अब्जॉर्ब की गई थी पहले इस टेम्परेचर में इजेक्ट करने से पहले, तो टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का बढ़ गया था, टेम्परेचर सराउंडिंग से बढ़ गया था, इसलिए वो एनर्जी रेडिएशन कर रही है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है कोई ऑब्जेक्ट का, तो वो एक्सपांड होता है, थोड़ी मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन एक्सपांड होता है। ओके, तो यहाँ पे भी एक्सपांशन या फिर कंट्रैक्ट हुआ रहेगा, एक्सपांड हुआ रहेगा, लेकिन कुछ की उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ चेंज हुआ रहेगा, ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग टेम्परेचर के साथ। ओके, तो जो हम लोग ने ऑब्जर्व किया है उसमें हम लोग ने डी आर लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्पीयर है, तो स्पीयर की रेडियस रहता है आर, बराबर। तो उसका क्योंकि टेम्परेचर अब्जॉर्ब किया गया है एमिट करने के वजह से, या फिर लाइट अब्जॉर्ब करने की वजह से, तो डी आर हो गया है। तो अगर कोई लाइट छोड़ रही है, तो हम लोग को ये दोनों जो स्पीयर की साइजेस है, डी जो चेंज इन स्पीयर ऑफ साइजेस है, उसके ऊपर हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। अभी मैं ध्यान से बता दूं, फर्स्ट चीज तो फर्स्ट लॉ यूज होता है यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी सिस्टम की अगर हीट एनर्जी बढ़ रही है, तो वो एनर्जी पहली तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा, दूसरा उस वो कुछ तो वर्क डन करेगा। वर्क डन का फॉर्मूला प्रेशर इंटू डीवी है, पी इंटू डीवी है, ये वर्क डन, ये कहता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं चेंज हो रहा है। क्या नहीं चेंज हो रहा है, इस बॉडी की हीट जो है वो नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि
ध्यान से देखो, मैं आपको बताता क्यों नहीं चेंज हो रही। अगर ये हो, इमेजिन करो यहाँ पे जो होल था हम लोग ने बंद कर दिया, और फिर ये अगर यहाँ पे कोई तो रीजन है जो हीट छोड़ना चाहता है, तो हीट अगर वो छोड़ेगा तो वो बाउंस होगी इंटरनली ही। ओके, हीट बाउंस होगी आपका, उसका वो मतलब मैं यहाँ पे बट ठीक से ड्रॉ करके दिखा था। ये ऑब्जेक्ट है, ओके, इसका अलग अलग रीजन में अलग अलग टेम्परेचर अब्जॉर्ब करते वक्त हुआ रहेगा। तो फॉर एग्जांपल इस रीजन के कंपैरिजन में टेम्परेचर ज़्यादा है इस रीजन का, तो ये एक लाइट एमिट करेगा यहाँ पे जाने के लिए, या फिर रेडिएशन इमिट करेगा। तो ये रेडिएशन इमिट करने के बाद या इस रीजन की, क्योंकि एब्जॉर्ब किए गए, लेकिन टेम्परेचर क्योंकि इस सिस्टम के अंदर ही होना चाहिए ना, सिस्टम के बाहर जाने के लिए कुछ अलाउड नहीं है। मैंने सिस्टम बंद करके रखा है स्पीयर, एक बार सब अब्जॉर्ब करने के बाद, तो ये स्पीयर की थोड़ी सी साइज बढ़ जाएगी, थोड़ी सी साइज बढ़ जाएगी, माइन्यूट होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बस साइज चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और इससे क्या होता है कि इससे हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये जो पार्टिकल जिसने रेडिएशन सहन किया उसने प्रेशर डाल दिया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्यूज रेडिएशन प्रेशर कहते हैं, डिफ्यूज रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। ओके, डिफ्यूज रेडिएशन प्रेशर क्या है? डिफ्यूज रेडिएशन प्रेशर वो रेडिएशन कोई ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब करता है तो उसकी साइज चेंज हो जाती है, वो साइज चेंज हो रही है मतलब प्रेशर की वजह से चेंज हो रही है, अंदरूनी प्रेशर। मतलब एक गुब्बारा है वो कैसे फूलता है, तो गुब्बारे की इंटरनल वॉल्स प्रेशर फील करती है फूलने से, फूलते वक्त, बराबर। तो इंटरनल वॉल का प्रेशर को हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हवा नहीं भर रहा है, इट इज जस्ट रेडिएशन विच इज रिफ्लेक्टिंग, causing the expansion of the sphere, minute expansion, that is diffuse radiation pressure। और वो क्या उसका फॉर्मूला रहता है, इट इज 1/3 टाइम्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे जो क्योंकि टेम्परेचर और हीट सेम रही है पूरे सिस्टम की, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाती है, इसमें जीरो चेंज ऑफ हीट हो जाती है, क्योंकि सिस्टम है, यहाँ से आपने एनर्जी निकाल के यहाँ पे ही डाल दी, पूरी सिस्टम की एनर्जी कुछ चेंज नहीं हुई, सेम हो गई, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस है क्या? वो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ने देखा है, ये लैम्बडा डी लैम्बडा और वी। और फिर प्रेशर को कैसे हम लोग ने डिफाइन किया, डिफ्यूज रेडिएशन प्रेशर इज 1/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है, यू लैम्बडा डी लैम्बडा, और वॉल्यूम क्या है, डी वी। ओके ओके, अब ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम को, और ये सिस्टम ऐसे रहेगा। तो ये अगर आप डेरिवेटिव ओपन करोगे तो हर एक टर्म का डेरिवेटिव निकलेगा, डी यू डी लैम्बडा और फिर लैम्बडा यू लैम्बडा, ऐसे सारी चीज़ें का निकलेगा। और फिर हम लोग इस टर्म्स को अगर रीअरेंज करेंगे तो आपको कुछ तो ऐसा मिलेगा। यहाँ पे टर्म्स को रीअरेंज किया गया है, डिवाइड यू किया गया है, और आपको कुछ फिर डिवाइड करेंगे, आपको ये डेरिवेशन आप नोट्स में देख सकते हैं, लेकिन टर्म्स को रीअरेंज करके अपने को कुछ ये मिलता है, डी यू लैम्बडा बाई डी स्क्वायर लैम्बडा बाई लैम्बडा, यू यहाँ पे यू लैम्बडा है, डी वी बाई वी 4/3 ऐसा मिलता है। ओके, सिंस लैम्बडा चेंजेस इन द सेम वे एज लैम्बडा डी लैम्बडा, यहाँ पे लैम्बडा नहीं है एक्चुअली, इट शुड बी सॉरी, यहाँ पे लैम्बडा ही है। तो जो वेवलेंथ चेंज हो रही है उसका जो चेंज है वो लैम्बडा के बेसिस पे ही है। तो यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपको याद में रखने का है कि इट इज डी स्क्वायर लैम्बडा बाय लैम्बडा इज सेम एज डी लैम्बडा बाय डी। देखो एक सिंपल आपको बात आपको कहनी थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव सेम है, आप कहीं पे भी एक कैंसिल कर सकते हो एक टर्म को ऐड करके, दैट इज वेरी सिमिलर। ओके, तो ये एक जो टर्म है वो आपको ध्यान में रखना है, इट इज जस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, क्योंकि डी लैम्बडा जो चेंज हो रहा है वो सेम वे से चेंज हो रहा है। ओके, और फिर v की वैल्यू क्या है, 4/3 r³ क्योंकि स्पीयर है ब्लैक बॉडी में, तो उसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, ओके, dy बाई डी वी ये रिलेशन फॉलो करते हैं, तो हम लोग को और r और dv के बीच में एक रिलेशन पता चलता है। ओके, और क्योंकि हम लोग के एक डॉपलर इफेक्ट है जिसमें हम लोग का क्या है कि वेवलेंथ और रेडियस स्पीयर का दोनों सेम तरीके से चेंज होगी, क्योंकि देखो वेवलेंथ है ये लैम्बडा थी, यहाँ तक ही थी,
लेकिन अभी क्या हुआ है, क्योंकि स्पेयर की साइज जो रेडियस इंक्रीज हुआ है, अभी उसको डी लैम्बडा ट्रैवल करना पड़ रहा है। सो लैम्बडा प्लस ये लेंथ है, दोनों भी लैम्बडा, डी लैम्बडा और रेडियस दोनों भी डिस्टेंस के ही मेजर में आते हैं, मीटर के ही रेट में आते हैं। तो हम लोग ने ये, सो हम लोग को ये एक और रिलेशनशिप आता है 3/λ/, सो ये जो रिलेशनशिप है ए और बी, इनका अगर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो हमको ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिखने को चालू हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको ऑन बोथ साइड्स, ओके, तो हम लोग को एक और रिलेशनशिप आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, u लैम्बडा इंटू लैम्बडा रेज टू 5 इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये कुछ तो कांस्टेंट है, u लैम्बडा इंटू लैम्बडा इक्वल टू कांस्टेंट आता है हम लोग को। अभी इसका हम लोग यूज किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। सो हम लोग को पता है ई लैम्बडा इज इक्वल टू यू लैम्बडा एंड डी लैम्बडा होता है, लेकिन u की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट अपॉन है। सो हम लोग ने u लैम्बडा को कांस्टेंट अपॉन लैम्बडा रेज टू 5 लिख सकते हैं। सो ई लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन लैम्बडा बाय 5, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये यू लैम्बडा की वैल्यू है, इंटू डी लैम्बडा हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग को एक चीज क्या पता है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, बराबर, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। हम लोग ने देखा कि वेन्स ने ये फाउंड आउट स्टार्टिंग में ही कर लिया था कि लैम्बडा टाइम्स टी तो वैल्यू कांस्टेंट दिखा रही है मेरे को पीक की, बराबर, मतलब ये कांस्टेंट अगर होगा तो इसमें ये भी घुस सकता है लैम्बडा बाई टी, इसलिए उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये खाली कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा, इस कांस्टेंट को हम लोग दो पार्ट्स में लिख देंगे, एक जो ऐसा ही नॉर्मल कांस्टेंट है वो, और कुछ तो फंक्शन रहेगा लैम्बडा बाई टी का, क्योंकि लैम्बडा बाई टी तो कांस्टेंट है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने निकाला था मैक्सिमम टी। सो इस कांस्टेंट को हम लोग ने इससे रिप्लेस कर दे, ए इंटू फंक्शन ऑफ लैम्बडा टी, जिसको हम लोग ये लिख सकते हैं, जो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन आया स्टार्टिंग में। ठीक है, और एक चीज क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि लैम्बडा बाई टी हम लोग ने कांस्टेंट कंसीडर किया है लैम्बडा टाइम्स टी को, तो हम लोग इसको यहाँ पे जो लैम्बडा बाई 5 है उसको टी रेज टू 5 भी लिख सकते हैं। ओके, खाली यहाँ पे जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एफ नहीं रहेगा, यहाँ पे कैपिटल एफ आ जाएगा, कोई तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। ओके, टी बाई एफ लिखेंगे तो दैट्स इट। सो हम लोग ने ये प्रूव कर दिया कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 5। और यही कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम थी कि एनर्जी कहीं ना कहीं तो टी रेज टू 5 से प्रोपोर्शनल आ रही थी, जो स्टीफन लॉ ने प्रूव कर दिया था कि इट इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, ना कि फिफ्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट जो लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वो कहीं ना कहीं तो फेल होता है एक्सप्लेन करने के लिए। और क्योंकि देखो ये जो ग्राफ है इसका डिपेंडेंसी कहाँ पे, 1/λ/5, मतलब x रेज टू f5 का ग्राफ इस तरीके का कुछ तो जाता है 1/x। ओके, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने जो इनिशियल जो थी वो वैल्यूज सही से एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी के लिए वो एक्सप्लेन नहीं, हायर वेवलेंथ के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ तक सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद जो ग्राफ आता है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि ये x रेज टू 5 ऐसा कुछ तो है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने का है, इसलिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इट कैन प्रेडिक्ट, व्हाट इज द स्टेटमेंट, इट कैन प्रेडिक्ट द ग्राफ ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व फॉर द लोअर वेवलेंथ्स, यहाँ पे लोअर वेवलेंथ्स है, स्मॉलर वेवलेंथ्स के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फॉर द हायर वेवलेंथ्स इट वाजंट एबल टू कंक्लूड प्रॉपर्ली। ओके, सो ये एक रीजन था कि वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, तो वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऐसा दिखता है, ये क्या है, ये वही फंक्शन है लैम्बडा बाई टी का, और ये वही कांस्टेंट है, ए को जगह 8πhc लिखा और लैम्बडा बाई 5 से। यह ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या अज्यूम किया कि रेडिएशन इनसाइड अ हॉलो एनक्लोजर इज प्रोड्यूस्ड बाय रेजोनेटर ऑफ मॉलिक्यूलर डिमेंशन, मतलब ऐसे जो रेजोनेटर्स थे वो वेव की तरह उन्होंने अज्यूम किया था। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज एमिटेड प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेजोनेटर, ये भी उन्होंने कहा था, और इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन फॉर द पर्टिकुलर वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटर्स। तो ये भी चीजें कुछ अज्यूम की गई थी,
जो आप एग्जाम में अगर आपको ये क्या है, ये पॉस्टुलेट्स हो गया, अगर आपको पूछ दे व्हाट इज द पॉस्टुलेट्स ऑफ वेन्स रेडी, या फिर अजम्पशंस अगर पूछ जाए तो ये अजम्पशंस आपको मेंशन करने को आनी चाहिए। सो इसमें हम लोग इस वीडियो में वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन देखे, ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन के देखे। आगे हम लोग देखेंगे कि रेले जीन्स ने जो अटेम्प्ट किया था एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें क्या क्या वो चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद प्लैंक्स ने उसके ऊपर कैसे सॉल्यूशन निकाले, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।